दिखावा करने वाले लोगों की मुस्कान के पीछे छुपी हुई चाल से हमेशा सावधान रहें। ऑथर जॉर्ज के सिमोन ने ये बात उन लोगों के लिए कही है जो अपने मतलब के लिए दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। डीलिंग विद डिसेप्शन इन शीप्स क्लोथिंग एक बेस्टसेलर किताब के राइटर जॉन के सिमोन कोवर्ट एग्रेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कोवर्ट एग्रेशन एक ऐसी मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी टाइप है जो पावर और कंट्रोल के लिए छोटी और सीक्रेट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कोवर्ट एग्रेशन वाले लोग अक्सर गिल्ट ट्रिपिंग, विक्टिम बनने का नाटक और अपने गलत बिहेवियर को साबित करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों पर अपना कंट्रोल बनाए रख सकें। इस बुक समरी में ऑथर ने कई ऐसे सारे एग्जाम्पल बताए हैं जिससे लोग अपने परिवार, अपने काम और अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेटिव ट्रिक्स अपनाते हैं। साथ ही ये किताब आपको ये भी बताती है कि आपके लिए इन टैक्टिक्स को पहचानना कितना ज़रूरी है ताकि आपको इनका शिकार ना बनना पड़े। ऑथर, जो खुद एक थेरेपिस्ट रह चुके हैं, वह अपने एक्सपीरियंस से ऐसे लोगों से डील करने के तरीके भी बताते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज बनाना, सच्चाई की मांग करना और चालाकियों के जाल से दूर रहना। पर इन सभी तरीकों के बारे में जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये कोवर्ट अग्रेशन होता क्या है, जो हमें लेकर चलता है हमारे पहले लेसन पर। चैप्टर 1, अग्रेसिव और कोवर्ट अग्रेसिव पर्सनैलिटीज। इस चैप्टर में हमें दो तरह के अग्रेसिव लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। पहले ओपन अग्रेसिव, यानी ऐसे लोग जो खुले तौर पर अग्रेसिव होते हैं, और दूसरे कोवर्ट अग्रेसिव, यानी ऐसे लोग जो छुपकर अपनी चालाकियां करते हैं। ये चैप्टर बताता है कि ऐसे लोग किस तरह से सोचते हैं और दूसरों को फंसाकर अपना काम निकलवा लेते हैं। आइए इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ओपनली अग्रेसिव पर्सनैलिटीज। ओपन अग्रेसिव लोग बिल्कुल एक धमकी देने वाले बदमाश की तरह होते हैं, जो अपने मतलब के लिए धमकियां या कभी कभी फोर्स भी करते हैं। इनका अग्रेसिव नेचर सबकी आंखों के सामने होता है, किसी से नहीं छुपता। नंबर 2, कोवर्टली अग्रेसिव पर्सनैलिटीज। पर कोवर्ट अग्रेसिव लोग अपने मतलब के लिए और दूसरों को अपनी बातों में फंसाने के लिए चालाकियां करते हैं, और ये लोग ओपन अग्रेसिव वाले लोगों से ज़्यादा खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनका अग्रेसिव नेचर कभी किसी के सामने नहीं आता। साथ ही ऐसे लोग गिल्ट ट्रिपिंग, विक्टिम बनने का नाटक और अपनी कमजोरियां दिखाने जैसे टैक्टिक्स का यूज करते हैं ताकि सामने वाला इंसान कभी इनके असली इरादों को समझ ही ना पाए। अक्सर कोवर्ट अग्रेसिव लोग बहुत ही चार्मिंग और अच्छी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, पर इनका असली इरादा कुछ और होता है। ये लोग अपने असली स्वभाव को छुपाने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और अपनी बातों से किसी को भी शर्मिंदा कर सकते हैं। अपनी किताब में राइटर ने बेटी नाम की ऐसी ही एक लड़की की कहानी बताते हैं जो कोवर्ट एग्रेशन का एकदम सही एग्जाम्पल है। दरअसल बेटी एक ऑफिस में काम करती थी जहां उसने अपने कोलीग जैक से खतरा था। उसे लगता था कि जैक कहीं उसकी जगह ना ले ले, इसलिए आगे से जैक का सामना करने की बजाय उसने पीछे से अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। उसने ऑफिस में अफवाह फैलाई और ऐसे हालात बना दिए कि जैक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और ये सब करते समय बेटी ने कभी अपने असली इरादों को सामने नहीं आने दिया। उसके एक्शंस का कारण ना तो डर था और ना ही गुस्सा, बल्कि तो उसे सिर्फ चाहत थी पावर और कंट्रोल की। बेटी बिल्कुल एक शिकारी बिल्ली की तरह थी जो बिना आवाज किए अपने शिकार पर वार करती, और शिकार के पास कोई चारा नहीं बचता। इसलिए कोवर्टली अग्रेसिव लोग ज़्यादा खतरनाक हैं क्योंकि इनका अग्रेसिव बिहेवियर दिखाई नहीं देता, पर अगर हम इन्हें वक्त रहते पहचान लेते हैं तो अपने आप को इनके चालाक हाथों से बचा सकते हैं। अब इन दोनों टाइप के लोगों के बारे में समझने के बाद आइए जानते हैं कि इन कोवर्ट एग्रेसिव लोगों के लिए जीत ही सब कुछ है। चैप्टर 2, द डिटर्मिनेशन टू विन। इस चैप्टर में राइटर हमें समझाते हैं कि कुछ लोग किसी भी हालात में जीतने के लिए कैसा भी रास्ता अपनाते हैं। ये लोग अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जो अग्रेसिव नहीं दिखते। इस चैप्टर में जो और मैरी ब्लैक की कहानी के जरिए हमें ये समझने में मदद मिलती है इन जैसे लोगों की कुछ खासियत होती है। जैसे नंबर 1, जीत सबसे जरूरी है। कोवर्ट अग्रेसिव्स के लिए जीतना सबसे जरूरी होता है। ये लोग अपने काम निकालने के लिए
चतुराई या कभी कभी क्रूर हो जाते हैं। नंबर 2, मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स। ये लोग जीतने के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे इनका इरादा अग्रेसिव नहीं है, लेकिन इनका असली मोटिव अक्सर प्यार और फिक्र के पर्दे में छुपा होता है। नंबर 3, परिवार का असर। जो और मैरी ब्लैक की कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक कोवर्ट एग्रेसिव इंसान अपने परिवार में दुख और झगड़े का कारण बन सकता है। दरअसल जो और मैरी ब्लैक अपनी बेटी लीजा के लिए बड़े परेशान थे, जो रातों को डरावने सपने देखने लगी थी। उसका चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा था और स्कूल में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। जो ने ये मान लिया था कि कुछ तो गलत है और वो लीसा के लिए टेस्ट करवाने पर जोर देने लगा, जबकि टीचर्स ने कहा था कि वो एकदम ठीक है। जो ने लीसा को प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट कर दिया, लेकिन जब उसके ग्रेड्स वहां भी गिर गए तो उसने एक क्लिनिक में साइकोलॉजिकल टेस्ट का टाइम फिक्स कर दिया। क्लिनिक के काउंसलर ने सुझाव दिया कि शायद लीसा अपने आप को ज्यादा पुश कर रही है और उसके पेरेंट्स खासकर जो से वो बहुत नाराज है। लेकिन जो ने इन सब सजेशंस को गलत मानते हुए अपना फोकस इस बात पर रखा कि लीजा एक्सेप्शनल है, एवरेज नहीं। उसने ज्यादा इवैल्यूएशंस के लिए जोर दिया, ये मानकर कि वो अपनी बेटी के लिए प्यार और फिक्र दिखा रहा है। जो के इस पागलपन ने परिवार में तनाव पैदा कर दिया, जो कोवर्ट एग्रेसिव पर्सनालिटी के जीतने की कोशिश को दिखाता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कोवर्ट एग्रेसिव लोग किस तरह से अपनी बाजी जीतने के लिए हालात को अपने फेवर में मैनिपुलेट करते हैं और अक्सर अपने परिवार और आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, वो भी बिना अपने असली इरादों को दिखाए। जीत का जुनून तो एक चीज हो गई, अक्सर कोवर्ट एग्रेसिव पावर में भी उतने ही भूखे होते हैं। चैप्टर 3, द अनब्रिंडल्ड क्वेस्ट फॉर पावर। राइटर बताते हैं कि मैनिपुलेटिव लोग, खासकर जो कोवर्ट एग्रेसिव पर्सनालिटीज के होते हैं, इन्हें आम लोगों को मैनिपुलेट करना अच्छे से आता है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे आम लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके बहलाया जा सकता है। ये लोग अपना असली चेहरा दिखाए बिना दुनिया को अपनी बातों में ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि लोग इनकी बातों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इनमें भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, मास्टर्स ऑफ डिसेप्शन। कोवर्ट एग्रेसिव्स बहुत कुशल होते हैं खुद को भरोसेमंद और पसंदीदा दिखाने में, भले ही उनका मंशा सेल्फिश हो। नंबर 2, चार्मिंग एंड डिसार्मिंग। ये लोग अक्सर दूसरों को जीतने के लिए लुभाने वाले तरीके और चमचागिरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे किसी के लिए उनकी असली नेचर को देखना मुश्किल हो जाए। नंबर 3, सिडक्शन टेक्निक्स। ये अक्सर अपने विक्टिम्स को दयालु बनकर बहकाते हैं, उन्हें खास और वैल्यूएबल महसूस कराते हैं, जिससे विक्टिम्स का डिफेंस कमजोर हो जाता है। राइटर ने डॉन और एल की कहानी के जरिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। जब एल कंपनी में शामिल हुआ तो सभी ने उसे तुरंत पसंद कर लिया। सेल्स बढ़ गई, पब्लिक रिलेशंस बेहतर हुए और मोराल ऊंचा रहा। एल के इस लुभावने वाले तरीकों ने लोगों को सम्मानित और इम्पोर्टेंट महसूस करवाया। एल के अच्छे इम्पैक्ट के बावजूद डॉन को उसके आसपास टेंशन महसूस हो रही थी। फिर भी उसने एल के कंपनी में योगदान को नकारा नहीं और धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा। अफवाहें फैल गईं कि एल एक नए व्यक्ति को कंपनी में लाने की योजना बना रहा है। डॉन, जो इनसिक्योर महसूस कर रहा था, उसने सीधा एल से अपनी नौकरी की सुरक्षा के बारे में पूछा। एल ने उसे एश्योर किया। उसने कहा, मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि अगर आप मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी या तो अगर मैं किसी भी तरह से आपसे डिससैटिस्फाइड होता तो मैं खुद आपसे आकर बात करूंगा, यही मेरा तरीका है। एल के दिलासा देने के बावजूद डॉन ने पाया कि नया एम्प्लॉय जेफ असल में उसकी कुछ जिम्मेदारियों को संभाल रहा था। डॉन को धोखा और भ्रम महसूस हुआ क्योंकि एल ने सिचुएशन को इतनी स्मूथली हैंडल किया था कि किसी भी गलतियों को पिन पॉइंट करना मुश्किल हो रहा था। ये कहानी ये दर्शाती है कि कैसे एक कोवर्ट अग्रेसिव व्यक्ति जैसे एल चार्म और डिसेप्शन का उपयोग करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दया और सपोर्ट की भावना बनाए रखते हुए अपना खुद का एजेंडा पूरा कर लेते हैं। चैप्टर 4, द पेंशन फॉर डिसेप्शन एंड सिडक्शन। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन बताते हैं कि कोवर्ट अग्रेसिव लोग दूसरों के ऊपर कंट्रोल बनाने और उन्हें धोखा देने के लिए अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन टेक्निक्स को समझना हमें ये पहचानने में मदद करता है कि अगर कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों की कुछ कॉमन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स ये होती हैं। नंबर 1, डिनायल मैनिपुलेटर्स।
अपनी गलती मानने से हमेशा इनकार कर देते हैं। नंबर 2, सिलेक्टिव इनअटेंशन। ये जानबूझकर उन चीजों को इग्नोर करते हैं जो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। नंबर 3, रैशनलाइजेशन। अपने बिहेवियर को साबित करने के लिए ये बहाने बनाते हैं। नंबर 4, डाइवर्जन। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ये लोग अक्सर बात बदल देते हैं। नंबर 5, लाइंग। दूसरों को गुमराह करने के लिए झूठ बोलते हैं। नंबर 6, कोवर्ट इंटिमिडेशन। अपनी बात मनवाने के लिए ये शातिर थ्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, गिल्ट ट्रिपिंग। दूसरों को गिल्ट फील कराने के लिए ये अलग अलग तरकीब यूज करते हैं। नंबर 8, शेमिंग। क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल करके दूसरों को अलग फील करवाते हैं। नंबर 9, प्लेइंग द विक्टिम। सिंपैथी के लिए विक्टिम बनने का नाटक करते हैं। नंबर 10, फेनिंग इनोसेंस। ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब इनको समझने के लिए राइटर ने एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल दिए हैं जो कोवर्ट एग्रेसिव्स की डिसेप्शन और सिडक्शन की ताकत दिखाते हैं। जैसे एक टीनेजर सबूत होने के बावजूद अपने माता पिता के पर्स से पैसे निकालने से इनकार करता है। उसके लगातार इनकार करने से पेरेंट्स को अपनी सोच पर डाउट होने लगता है। ये एक डिनाइल की टेक्निक है। एक कोवर्कर अपने आलस की वजह ट्रैफिक को बताता है जबकि वो खुद से लेट निकला था। वो ये बहाना सिर्फ इसलिए बनाता है ताकि उसे डांट ना पड़े, जो इनकी रैशनलाइजेशन बताता है। और तो और जब एक स्टूडेंट से काम खत्म ना होने पर सवाल किया गया, उसने बात ही पलट दी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हुए स्कूल की फालतू बातों पर शिकायत करने लगा। इन टैक्टिक्स को पहचान कर हम ये समझ सकते हैं कि कब कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 5, फाइटिंग डर्टी। डॉक्टर सिमोन ये बताते हैं कि क्यों कुछ लोग मैनिपुलेशन का शिकार बनने में ज्यादा भावुक हो उठते हैं। इसलिए इस चैप्टर में राइटर ने इनसिक्योरिटीज और डर के बारे में बताया है जो लोगों को मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का शिकार बनाते हैं। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे कुछ इनसिक्योरिटीज और डर होते हैं जो लोगों को मैनिपुलेटर्स के लिए एक इजी टारगेट बना देते हैं। साथ ही ये चैप्टर कुछ टिपिकल कमजोरियों के बारे में भी बताता है जिनको मैनिपुलेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। जिनमें से कुछ हैं कन्फ्लिक्ट का डर। कुछ लोग कन्फ्लिक्ट से बचते हैं जो उन्हें मैनिपुलेटर्स के लिए आसान शिकार बनाता है। अप्रूवल की जरूरत। अक्सर जो लोग एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के लिए तरसते हैं उन्हें ये बहला फुसला के आराम से मैनिपुलेट कर लेते हैं। लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग अक्सर अपने आप के लिए खड़े होने में हिचकिचाते हैं जो मैनिपुलेटर्स को फायदा उठाने का मौका देते हैं। गिल्ट। जो लोग आसानी से गिल्ट महसूस करते हैं उनसे ऐसा काम करवाया जाता है जो वो करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए सूजन की कहानी ही देखते हैं। सूजन एक मेहनती और दयालु औरत थी जो हमेशा कन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश करती थी। उसकी कोवर्कर लीसा अक्सर इसका फायदा उठाती थी और अपना काम सूजन पर थोप देती थी। लीजा सूजन की तारीफ करती थी, कहती थी कि वो ऑफिस में सबसे अच्छे और भरोसेमंद इंसान है। सूजन अपनी पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए लीजा की कही हर बात मान लेती थी। जब सूजन ने मना करने की कोशिश की तो लीजा उसको गिल्ट महसूस कराने लगी, ऐसा कहते हुए कि सूजन टीम को नीचे गिरा रही है या फिर वो सेल्फिश हो रही है। धीरे धीरे सूजन तनावपूर्ण और थका हुआ महसूस करने लगी। एक दोस्त की मदद से उसने ये समझा कि लीजा उनको मैनिपुलेट कर रही है। सूजन ने बाउंड्री सेट करना शुरू किया और धीरे धीरे ना कहना सीखा, वह भी बिना गिल्ट महसूस किए। यानी ये कहानी हमें ये बताती है कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर हम मैनिपुलेशन की टेक्निक्स को दूर कर सकते हैं। कन्फ्लिक्ट का डर, अप्रूवल की जरूरत, लो सेल्फ एस्टीम और गिल्ट जैसी चीजों को खुद से पहचान कर हम इन जैसे लोगों का शिकार बनने से बच सकते हैं। चैप्टर 6, द इम्पेयर्ड कॉन्साइंस। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं जो लोगों को मैनिपुलेशन का सामना करने में मदद कर सकती हैं। इन टैक्टिक्स को समझकर और उनको कैसे रिस्पॉन्स देना है ये सीखकर हम अपनी कमजोरियों पर काबू कर सकते हैं और मैनिपुलेटर्स के साथ अपने इंटरैक्शंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस या पहचान। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को समझना और पहचानना। उसके बाद पॉजिटिव स्किल डेवलप करके आप बिना अग्रेसिव हुए अपने लिए स्टैंड ले सकें। साथ ही स्पष्ट सीमाएं सेट करना भी जरूरी है ताकि मैनिपुलेटर्स को फायदा उठाने
से रोका जा सके और अपने इमोशंस पर काबू करने से आप फियर, गिल्ट या एंगर को प्रोवोक करने जैसी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स का असर कम कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। अवेयरनेस और पहचान, कॉमन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स जिनके बारे में चैप्टर 4 में डिस्कस किया गया को सीख कर आप समझ सकते हैं जब कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। असर्टिव ट्रेनिंग, दृढ़ता और प्यार से नो कहने की प्रैक्टिस करो। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को बताने के लिए आई स्टेटमेंट्स का यूज़ करें, बिना दूसरों को ब्लेम किए। बाउंड्रीज सेट करना, स्पष्ट रूप से बताएं कि कौन से बिहेवियर्स जायज़ हैं और कौन से नहीं। अपनी सीमाएं बनाएं और दूसरों को इनके बारे में बताएं और उन पे टिके रहें। इमोशनल रेगुलेशन, जब आप मैनिपुलेशन का सामना कर रहे हों तब काम और शांत रहने की कोशिश करें। इससे मैनिपुलेटर के लिए आपको उकसाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए राइटर ने जेन की कहानी बताई है जो इन स्ट्रैटेजीज को दर्शाती है। दरअसल जेन अपने काम में अक्सर असहज महसूस करती थी क्योंकि उसका कोलीग टॉम उस पर एक्स्ट्रा काम थोपता रहता था। टॉम गिल्ट ट्रिपिंग का यूज करता था, जैसे वो कहता था, मुझे लगा तुम टीम प्लेयर हो, ताकि जेन उसका काम कर दे। जेन ने एक असर्टिवनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड की जहां उसने आई स्टेटमेंट्स का यूज सीखा। उसने बोलना सीखा कि मुझे पता है कि तुम बिजी हो, लेकिन अब मैं और ज्यादा काम नहीं ले सकती। जेन ने अपने वर्कलोड लिमिट्स टॉम और अपने सुपीरियर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट किए। उसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि कौन से टास्क वो हैंडल कर सकती है और कौन कौन सी उसकी सीमाओं से बाहर हैं। इसके बाद जब टॉम ने उसको गिल्ट ट्रिपिंग की कोशिश की, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके जेन काम रही और उसने हर बार बिना गुस्सा हुए या अपसेट हुए एक टाइट रिस्पॉन्स दिया। इससे ये दिखाई देता है कि जेन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को समझकर अपनी असर्टिवनेस और बाउंड्री सेटिंग स्किल्स का यूज किया और अपने काम के बोझ और टॉम के साथ अपने इंटरेक्शंस पर वापस कंट्रोल पाया। चैप्टर 7, एब्यूसिव मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप्स। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन ये बताते हैं कि हम मैनिपुलेटिव लोगों के साथ अपने मिलने जुलने के तरीके कैसे बदल सकते हैं। इन तरीकों को बदलकर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे डायनेमिक्स का बदलना। हम मैनिपुलेटर्स के साथ अपने इंटरेक्शंस कैसे बदल सकते हैं ताकि उनका कंट्रोल कम हो जाए। दूसरा, खुद को एम्पावर करना। नए तरीके और एटीट्यूड्स डेवलप करके हम अपने भावुक नेचर को कम कर सकते हैं। तीसरा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज। क्लियर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का यूज करते हुए काम की सीमा सेट कर सकते हैं और ऐसा आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आप कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करें, जैसे कि क्लियर टर्म्स एस्टैब्लिश करना। साफ तौर पर बात करें कि आप इंटरेक्शन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इन एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से सामने वाले को बताएं। अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना, अपनी जवाबदेही में स्थिरता रखें और अपने बनाए दायरे से नहीं हिलें। इमोशनल कंट्रोल मेंटेन करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें ताकि मैनिपुलेटर्स को फायदे उठाने का कोई तरीका ही ना मिले। सॉल्यूशंस पर फोकस करना, जब कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स का सामना हो तो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स में फंसने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने पर ध्यान दें। कुछ ऐसा ही किया बिल ने। बिल अपने एक कोलीग माइक के साथ काम करता था जो अक्सर उसे एक्स्ट्रा काम करवाता था। माइक आकर्षण और चापलूसी का यूज करता था ताकि बिल अपने आप को स्पेशल और इम्पोर्टेंट महसूस कर सके। बिल ने डिसाइड किया कि वो माइक के साथ अपने इंटरेक्शंस चेंज करेगा। उसने अपने काम के प्रेशर के बारे में क्लियर दायरे सेट किए और डायरेक्टली माइक से बातचीत करना बंद कर दिया। जब माइक ने उस पर और काम थोपना चाहा तो बिल ने बड़ी शांति से लेकिन अच्छे से उसे याद दिलाया कि उसकी वर्कलोड लिमिट्स क्या हैं। इसके बाद जब जब माइक ने गिल्ट या चापलूसी का इस्तेमाल करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, बिल ने काम और शांत रहकर उस सिचुएशन का सामना किया। आर्ग्यूमेंट्स में फंसने के बजाय बिल ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने पर ध्यान दिया और उसने माइक को समझाया कि टीम में काम का बंटवारा कैसे सही हो सकता है। और इस तरह से बिल ने माइक के मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंस को कम कर दिया और एक अच्छा बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल वर्किंग रिलेशन भी बनाया। चैप्टर 8, द मैनिपुलेटिव चाइल्ड। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन
सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं ताकि हम अपने आप को मैनिपुलेशन से बचा सकें। अपने आप को समझकर और सुधार करके हम ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं और मैनिपुलेटिव लोगों की चाल से बच सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस और ग्रोथ के लिए राइटर कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं, जिनमें सबसे पहला है रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस। बीती बातों में नियमित रूप से विचार करना और मैनिपुलेशन के पैटर्न का पता लगाना हमें अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करता है। नंबर 2, सीक फीडबैक। भरोसे लायक दोस्त या मेंटर से फीडबैक मांगना आपके स्वभाव और बातों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। नंबर 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रेजेंट और माइंडफुल रहने से हम अपने इमोशंस और व्यवहार को काबू में रख सकते हैं, जिससे मैनिपुलेटर्स के लिए आपका फायदा उठा पाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 4, सेट पर्सनल गोल्स। असर्टिवनेस, इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ एस्टीम जैसे पर्सनल डेवलपमेंट टारगेट्स बनाएं ताकि आपके अंदर ना बोलने की शक्ति बढ़े। सारा अक्सर अपने मैनिपुलेटिव पार्टनर जॉन से थोड़ी व्याकुल और कंट्रोल्ड महसूस करती थी। जॉन उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे अपने आप पर शक करवाता था। सारा ने अपने इंटरेक्शंस के बारे में लिखना शुरू किया और पाया कि कब वो मैनिपुलेटिव महसूस करती थी और अपनी इमोशनल रिस्पॉन्स का आकलन किया। उसने एक इमोशनल इंटेलिजेंस और असर्टिवनेस का कोर्स ज्वाइन किया, जहां उसने अपने इमोशंस को काबू करने और अपने लिए स्टैंड लेना सीखा। अपने स्वाभिमान को दृढ़ करके, अपने लिए नए गोल्स सेट करके और दोस्तों से राय लेकर सारा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। उसने जॉन के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को पहचाना और सही तरह से जवाब देना सीखा। धीरे धीरे सारा ने अपने आप को ताकतवर महसूस किया और जॉन के मैनिपुलेशन से कम प्रभावित हुई। इस कहानी से ये दिखाई देता है कि सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ कैसे हमें मैनिपुलेटिव लोगों का सामना करने के लिए तैयार करती है, ताकि हम एक अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप बना सकें। चैप्टर 9, रिकॉग्नाइजिंग द टैक्टिक्स ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज बताते हैं जो मैनिपुलेटिव लोगों के साथ डील करने में मदद करती हैं। ये स्ट्रेटजीज पहले के चैप्टर्स की बातों को आगे बढ़ाते हुए और भी ज़्यादा डिटेल्ड और अच्छी तरह से समझाती हैं और कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेटिव बिहेवियर को संभालने के लिए अच्छी टेक्निक्स देती हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक आती है स्ट्रेंथनिंग कोर प्रिंसिपल्स। रेगुलरली अपने बुनियादी मूल्यों और मान्यताओं पर ध्यान दें और उन्हें अमल में लाएं। इससे आप अपने आप को शक्तिशाली और गोल ओरिएंटेड महसूस करेंगे। दूसरा है एडवांस्ड कम्युनिकेशन टैक्टिक्स। एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स जैसे मिररिंग, पैराफ्रेजिंग और स्ट्रेटेजिक क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस करें ताकि मैनिपुलेटिव बातों को समझा और टाला जा सके। तीसरा, एनहांस्ड इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल बनाने वाली चीजें जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज और थेरेपी करें। इससे आप तनाव वाली बातचीत में भी शांत और कूल रहेंगे। असर्टिव डिफेंस। कॉमन मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के खिलाफ एक अच्छा रिस्पॉन्स देना सीखें, जिसमें आपको शांत और दृढ़ भाषा का इस्तेमाल करके बाउंड्री सेट करनी है। इस चैप्टर में राइटर ने कैरन की कहानी बताई है जो इन एडवांस स्ट्रेटजीज को इलस्ट्रेट करती है। दरअसल कैरन एक मैनेजर डैन के साथ काम करती थी जो टीम को कंट्रोल करने के लिए कोवर्ट एग्रेसिव टैक्टिक्स का यूज करता था। वो सार्काज्म, गिल्ट और विक्टिम बनने का नाटक करके टीम मेंबर्स को मैनिपुलेट करता था। कैरन ने अपनी प्रोफेशनल वैल्यूज और करियर गोल्स पर ध्यान दिया। इससे उसको अपने पर्पस और डायरेक्शन की स्पष्ट समझ मिली। मीटिंग में कैरन ने कुछ इस तरह के सवाल किए जिनसे बिना उसका सामना किए डैन के इंटेंशंस को और उसकी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को हाईलाइट किया जा सके। जैसे उसने पूछा, आप इससे क्या समझते हैं, या ये अप्रोच हमारे टीम गोल से कैसे मेल करती है। कैरन ने डैन के साथ बातचीत से पहले और बाद में माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए ताकि वो शांत और फोकस्ड रह सके। जब डैन ने उसको गिल्ट ट्रिप करके ज्यादा काम करने के लिए कहा, तब कैरन ने शांति और प्यार से कहा, मुझे प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस समझ आती है, लेकिन मुझे हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना भी जरूरी है। तो क्यों ना कल ये देखते हैं कि इसे रेगुलर आवर्स के अंदर कैसे खत्म किया जा सकता है। इन एडवांस स्ट्रेटजीज का यूज करके
कैरन ने डैन की मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स को सही से निपटाया और एक अच्छा और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाया। तो ये चैप्टर हमें ये महसूस कराता है कि मैनिपुलेशन के सामने ग्रोथ और अडैप्शन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अब आता है इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा, चैप्टर 10, रीडिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। इस चैप्टर में डॉक्टर सिमोन लोगों को सशक्त करने पर फोकस करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ और इंटरैक्शंस पर कंट्रोल बनाए रख सकें। ये चैप्टर पहले के चैप्टर्स के लेसन्स को जोड़ते हुए कॉन्टिन्यूस पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट की इम्पोर्टेंस को समझाता है ताकि मैनिपुलेटिव लोगों से सही तरह से डील किया जा सके, जिसके लिए राइटर ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं। जैसे नंबर 1, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन के बारे में लगातार पढ़ें ताकि मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के खिलाफ तैयार रहें। नंबर 2, एम्पावरमेंट एक्सरसाइजेस। हमेशा ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपका स्वाभिमान बढ़ाएं, जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस और गोल सेटिंग। नंबर 3, हेल्दी रिलेशनशिप्स। अपने आप को सपोर्टिव और नॉन मैनिपुलेटिव लोगों के बीच रखें जो आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं और आपकी तरक्की को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, सेल्फ केयर। अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग को बढ़ाने के लिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज पर ध्यान दें। इनको समझने के लिए इस चैप्टर में एलेक्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बताई गई है। तो एलेक्स हमेशा अपने स्वाभिमान और क्षमता पर शक करता था और अक्सर मैनिपुलेटिव दोस्तों और कुलीग्स के साथ रहकर कमजोर और दुखी महसूस करता था। मैनिपुलेशन और पर्सनल एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ने के बाद एलेक्स ने अपने जीवन को अपने कंट्रोल में लेने का संकल्प किया। उसने छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत की, जैसे डेली अफर्मेशंस और अचीवेबल गोल्स सेट करना। एलेक्स ने अपने बोलने के डर को कम करने के लिए एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। इससे उसका कॉन्फिडेंस और जवाबदेही दोनों में ही सुधार आया। एलेक्स ने मैनिपुलेटिव लोगों से दूरी बनाना शुरू किया और साथ देने वाले और एनकरेजिंग फ्रेंड्स ढूंढे। उसने रोजाना शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग्स भी शुरू की ताकि अपनी ओवरऑल वेलबींग को सुधार सके। इन कोशिशों के जरिए एलेक्स ने अपने अंदर एक बेहतर बदलाव देखा। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट, असर्टिव और मैनिपुलेटिव सिचुएशंस को अच्छी तरह से हैंडल करने में सक्षम बन गया था। उसकी ये जर्नी बताती है कि आप कैसे पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्पावरमेंट की मदद से एक अच्छी और कंट्रोल्ड लाइफ भी जी सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में मैं सभी पॉइंट्स को आपके लिए एक बार समराइज कर देता हूं ताकि आपको सारी बातें याद रहें। इसलिए सबसे पहले अग्रेसिव और कोवर्ट अग्रेसिव लोगों के बीच का डिफरेंस करना सीखें। ध्यान दो कि वो कैसे जीतने के लिए और पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके डिसेप्शन और डर्टी टेक्निक्स को समझो और अपने लिए कुछ ऐसी सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ टेक्निक्स का यूज करो जो आपको इस तरह के लोगों का सामना करने में हेल्प करे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डीलिंग विद द डिसेप्शन इन शीप्स क्लोथिंग बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।